ये बिल्कुल वैसी ही रिहाइशगाह थी जिसकी मुझे हफ्तों से तलाश थी, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर उस कैफ़ियत में मुब्तला था जहां समाज से मुकम्मल किनारा कशी एक नागज़ीर ज़रूरत बन चुकी थी। मैं खुद पर एतमाद खो चुका था और अपनी ही नौ के इंसानों से बीजार हो गया था। मेरे खून में एक अजीब सा इस्तिराब और दिमाग में वीरानी छाई हुई थी। मानूस चीज़ें और चेहरे मुझे नागवार गुजरने लगे थे। मैं तन्हाई चाहता था। ये वो कैफियत है जो हर हसास और फनकाराना जहन पर उस वक्त तारी होती है जब उसका मालिक हद से ज़्यादा काम कर ले या तवील अरसे तक एक ही डगर पर ज़िंदगी गुजार रहा हो। ये फितरत की तरफ से उसे एक इशारा होता है कि वो नई चरागाहें तलाश करे। ये अलामत है कि अब गोशा नशीनी ज़रूरी हो गई है। अगर वो इस इशारे को नहीं समझता तो वो टूट फूट का शिकार हो जाता है और वहमी और मलेनकोलिया का मरीज बन जाता है। नीज हद से ज़्यादा नुक्ताचीन भी। ये हमेशा एक बुरी अलामत होती है जब कोई आदमी अपने या दूसरों के काम के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा नाक़िदाना और ऐबजू हो जाए, क्योंकि उसका मतलब है कि वो काम के अहम तरीन अज्जा ताजगी और जोशो खरोश को खो रहा है। इससे पहले कि मैं तनकीद के इस तारीख मरहले तक पहुंचता, मैंने उजलत में अपना बाग यानी नैपसैक तैयार किया और वेस्टमोरलैंड की ट्रेन पकड़कर तन्हाई, सेहत बख्श हवा और रोमानी माहौल की तलाश में अपना सफ़र शुरू कर दिया। गर्मियों के आगाज़ की इस आवारा गर्दी के दौरान मैं कई ऐसी जगहों पर पहुंचा जो तकरीबन मेरी मतलूबा शराइत पर पूरा उतरती थीं, लेकिन कोई ना कोई मामूली खामी मुझे फैसला करने से रोक देती। कभी मुझे वहाँ के कुदरती मनाजिर नहीं भाते थे, तो कभी मुझे मकान मालिक या मालिकिन से अचानक नफ़रत महसूस होने लगती और मुझे लगता कि अगर मैंने उनकी सरपरस्ती में एक हफ्ता भी गुजारा तो मैं उनसे बीजार हो जाऊंगा। कुछ और जगहें जो मुझे रास आ सकती थीं वो मुझे मिल ना सकीं, क्योंकि उन्हें किराएदार की ज़रूरत नहीं थी। किस्मत मुझे मोर पर यानी इंग्लिस्तान के बंजर पहाड़ी इलाके पर वाक़े उस कॉटेज की तरफ ढकेल रही थी और तकदीर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक दिन मैंने खुद को समंदर के करीब एक वसी और बेराह दश्त में पाया। मैंने पिछली रात एक छोटे से गांव में गुजारी थी, लेकिन वो अब मेरे पीछे 8 मील दूर रह गया था, और जब से मैंने उसकी तरफ पीठ की थी मुझे इंसानियत का नामो निशान नजर नहीं आया था। मैं अकेला था, मेरे ऊपर साफ शफ़ाफ आसमान था, एक खुशगवार और ताजगी बख्श हवा पथरीले और झाड़ियों से ढके टीलों पर चल रही थी, और मेरे मुराकबे में खलल डालने वाली कोई शय न थी। ये दश्त कहाँ तक फैला हुआ था मुझे उसका कोई इल्म न था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि सीधी लकीर में चलते रहने से मैं समंदर की चट्टानों तक पहुंच जाऊंगा और फिर शायद कुछ वक्त के बाद किसी माही गिरों के गांव तक जा पहुंचूंगा। मेरे बैग में राशन मौजूद था और जवान होने के नाते मुझे सितारों के नीचे रात गुजारने का कोई खौफ नहीं था। मैं गर्मियों की खुशगवार हवा को अपने अंदर उतार रहा था और वो तवानाई और खुशी दोबारा हासिल कर रहा था जो मैं खो चुका था। मेरा शहरी माहौल से खुश्कशुदा दिमाग दोबारा तरोताज़ा हो रहा था। इसी तरह घंटे पर घंटे मेरे कदमों के साथ बीतते गए, यहाँ तक कि सुबह से अब तक मैंने तकरीबन 15 मील का फासला तय कर लिया था, जब मुझे दूर फासले पर पत्थरों से बना एक तन्हा कॉटेज नजर आया जिसकी छत पर बेतरतीब स्लेटें लगी थीं। अगर मुमकिन हुआ तो मैं वहीं क़याम करूंगा, मैंने अपने कदम तेज करते हुए खुद से कहा। एक पुरसुकून और आज़ाद जिंदगी के मुतलाशी शख्स के लिए इस कॉटेज से ज़्यादा मुनासिब जगह का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। ये बुलंदोबाला चट्टानों के किनारे पर खड़ा था, इसका सदर दरवाज़ा दश्त की तरफ और पिछले सहन की दीवार समंदर की तरफ खुलता था। जैसे जैसे मैं करीब हुआ, रक्स करती लहरों की आवाज़ मेरे कानों में लोरी की तरह रस घोलने लगी। सोचा कि खिज़ा की आंधियां आएंगी तो ये लहरें कैसी गरजेंगी और समंदरी परिंदे चीखते हुए झाड़ियों की पनाह में भागेंगे। सामने एक छोटा सा बाग था जिसके गर्द खुश्क पत्थरों की दीवार इतनी ऊंची थी कि इंसान सुस्ती के आलम में उस पर टेक लगा सके। ये बाग रंगों का एक अलाव था जिसमें सुर्ख रंग गालिब था और साथ ही वो दीगर नर्म व नाजुक रंग भी थे जो काश्तशुदा पोस्त अपने जोबन पर इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये बाग सिर्फ यही उगाता था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, पोस्ट के फूलों के इस अजीबो गरीब इज्तिमा और खिड़कियों की बाकायदा सफाई का नोटिस लेते हुए सदर दरवाज़ा खुला और एक खातून नुमाया हुई जिन्होंने फौरन मुझे मुतासिर किया, क्योंकि वो इत्मीनान से रास्ते पर चलती हुई गेट तक आईं और उसे खोल दिया, गोया मेरा इस्तकबाल कर रही हों। वो अधेड़ उम्र की थीं और अपनी जवानी में यकीनन गैर मामूली तौर पर हसीन रही होंगी। वो कदावर और अभी भी खुश खुर्रम थी, साफ शफ़ाफ जिल्द, मुतनासिब नकूश और एक पुरसुकून तासुर के साथ जिसने मुझे फौरन सुकून का एहसास दिलाया। मेरी पूछगछ पर उन्होंने बताया कि वो मुझे बैठने का कमरा और सोने का कमरा, बेडरूम दोनों दे सकती हैं, और मुझे उन्हें देखने के लिए अंदर मधु किया।
जब मैंने उनके चिकने स्याह बालों और ठंडी भूरी आंखों को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं रिहाइश के मामले में ज़्यादा बारीक बीनी से काम नहीं लूँगा। ऐसी मालकने मकान के साथ मुझे यकीन था कि मुझे यहाँ वो सब मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश है। कमरे मेरी तवक्कुआत से बढ़कर थे। नफीस सफ़ेद पर्दे और बिस्तर जिनसे लेवेंडर की खुशबू आ रही थी। बैठने का कमरा सादा मगर आरामदेह था और सामान की भीड़-भाड़ से पाक था। इत्मीनान की एक गहरी सांस लेकर मैंने अपना बैग नीचे फेंका और मामला तय कर लिया। वो एक बेवा थीं और उनकी एक बेटी थी जिसे मैं पहले दिन नहीं देख सका क्योंकि वो अलील थीं और अपने कमरे तक महदूद थीं। लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी और तब हमारी मुलाकात हुई। खाना सादा था लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल रास आया। मज़ेदार दूध और मक्खन के साथ घर के बने हुए स्कोन्स, ताज़ा अंडे और बेकन। पेट भरकर चाय पीने के बाद मैं अपनी रिहाइश से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जल्द ही सोने चला गया। फिर भी खुश और थका हुआ होने के बावजूद मैं आरामदेह नींद न सो सका। मैंने इसे नई जगह और नए बिस्तर का नतीजा समझा। मैं सोया ज़रूर लेकिन मेरी नींद ख्वाबों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि मैं देर से बेदार हुआ और ख़ुद को ताज़ा दम महसूस न किया। ताहम दश्त में एक अच्छी चहलकदमी ने मुझे बहाल कर दिया और मैं नाश्ते के लिए बेहतरीन भूख के साथ वापस आया। इससे पहले कि एक नौजवान पहली नज़र में मोहब्बत में गिरफ्तार हो सके, जहन की कुछ मुख्तलिफ कैफियत और हालात का साजगार होना ज़रूरी है, जैसा कि शेक्सपियर ने अपने ड्रामे रोमियो एंड जूलियट में दिखाया है। शहर में जहां हर घंटे कई हसीन चेहरे मेरे पास से गुजरते थे, मैं एक जोगी की तरह रहा था। लेकिन इस सुबह की चहलकदमी के बाद कॉटेज में दाखिल होते ही मैं अपनी मालकने मकान की बेटी एरियादने ब्रूनेल के पुरअसर सहर में फौरन ढेर हो गया। वो आज सुबह कुछ बेहतर थीं और नाश्ते पर मुझसे मिलने के काबिल थीं, क्योंकि जब तक मैं उनका किराएदार था हम खाना इकट्ठे खाते थे। एरियादने रिवायती मानों में खूबसूरत नहीं थी। उसकी रंगत हद से ज़्यादा मुर्दानी सफ़ेदी लिए हुए थी और उसका तासुर इतना सख्त था कि पहली नज़र में खुशगवार नहीं लगता था। ताम, जैसा कि उसकी माँ ने मुझे बताया था, वो कुछ अरसे से बीमार थीं जो इस नुक्स की वजह थी। उसके नकूश बाकायदा नहीं थे। उसके बाल और आंखें उसकी अजीब सफ़ेद जिल्द के साथ बहुत ज़्यादा स्याह लगती थीं और उसके होंठ इतने सुर्ख थे कि वो सिर्फ ऑब्री बियर्ड्सली के जवाल पारी फन पारों का हिस्सा मालूम होते थे। फिर भी गुज़िश्ता रात के मेरे तसव्वुराती ख्वाबों ने मेरी सुबह की चहलकदमी के साथ मिलकर मुझे इस जदीद पोस्टर नुमा मरीज़ा के शहर में गिरफ्तार होने के लिए तैयार कर दिया था। दश्त की वीरानी ने समुंदर के नगमों के साथ मिलकर मेरे दिल को एक हसरत भरी ख्वाहिश की गिरफ्त में ले लिया था। उन भड़कीले और फानी पोस्त के फूलों की बेजोड़ मौजूदगी ने, जो इस मुंजमिदा दश्त के चेहरे पर शोख रंग बिखेर रहे थे, मुझे काटेज के करीब पहुंचते ही एक झुरझुरी सी दी थी और आखिर में हैरान कुन इस्तिराबात के इस पुरअसरार मुजस्समे ने मेरी शिकस्त मुकम्मल कर दी। वो कुर्सी से उठी जब उसकी माँ ने तारुफ कराया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उस नर्मो नाजुक बर्फ के गाले को थामा और जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक हल्की सी सनसनाहट मेरे वजूद में दौड़ गई और मेरे दिल पर ठहर गई, जिससे एक लम्हे के लिए उसकी धड़कन रुक गई। इस लम्स ने उसे भी वैसा ही मुतासिर किया जैसा मुझे किया था। एक शफ़ाफ सुर्फ़ी सफ़ेद शोले की तरह उसके चेहरे पर दमक उठी, गोया कोई संगे मरमर का चिराग रोशन हो गया हो। उसकी स्याह आंखें नर्म और ज़्यादा नम हो गईं जब हमारी नज़रें मिलीं और उसके सुर्ख होंठ तर हो गए। वो अब एक जीती जागती औरत थी, जबकि उससे पहले वो आधी लाश मालूम होती थी। उसने अपने सफ़ेद नाजुक हाथ को मेरे हाथ में तारुफ के दौरान मामूल से ज़्यादा देर तक रहने दिया और फिर आहिस्तगी से उसे वापस खींच लिया। तब भी वो 1-2 सेकंड तक मुझे अपनी जमती हुई नज़रों से देखती रही। ये अथाह गहरी मखमली आंखें थीं, लेकिन उससे पहले कि वो मेरी आंखों से हटतीं, ऐसा लगता था कि उन्होंने मेरी तमाम क़ुव्वत इरादी को जज़्ब कर लिया है और मुझे अपना ज़लील ग़ुलाम बना लिया है। वो साफ पानी के गहरे तारीक तालाबों जैसी लगती थीं, फिर भी उन्होंने मुझे आग से भर दिया और ताकत से महरूम कर दिया। मैं अपनी कुर्सी पर तकरीबन उतनी ही सुस्ती से गिर गया जितना कि मैं इस सुबह अपने बिस्तर से उठा था। फिर भी मैंने अच्छा नाश्ता किया और अगरचे उसने शायद ही कुछ चखा हो, ये अजीबो-गरीब लड़की बहुत तरोताज़ा होकर उठी और उसके गालों पर रंगत की हल्की सी चमक थी, जिसने उसे इतना निखार दिया कि वो कम उम्र और तकरीबन खूबसूरत नज़र आने लगी। मैं यहाँ तन्हाई की तलाश में आया था, लेकिन जब से मैंने एरियाडमी को देखा था, ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ उसी के लिए आया हूँ
वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल नहीं थी। दर हकीकत पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे उसकी कोई बरजुस्ता बात याद नहीं आती। वो मेरे सवालात का जवाब एक आध लफ्ज़ में देती और बातों का रुख मेरी तरफ मोड़ देती। फिर भी वो दिल में उतर जाने वाली थी और अपनी नज़रों से मुझसे कलाम करती थी। मैं उसकी बारीक बीनी से वजाहत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पहली नज़र और उसके पहले लम्स से ही मुझ पर जादू हो गया था और मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये एक तेज़ रफ्तार, होश उड़ा देने वाली और हड़प कर जाने वाली दीवानगी थी जिसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। सारा दिन मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे लगा रहता। हर रात मैं उस सफ़ेद चमकते चेहरे, उन जमती हुई सियाह आँखों और उन तर सुर्ख होठों के ख्वाब देखता और हर सुबह मैं पिछले दिन से ज़्यादा निढाल होकर उठता। कभी मैं ख्वाब में देखता कि वो अपने सुर्ख होठों से मुझे चूम रही है, जबकि मैं उसकी रेशमी सियाह जुल्फ़ों के लम्स से कांप उठता जब वो मेरे गले को ढांक लेती। कभी ये कि हम हवा में तैर रहे हैं, उसके बाजू मेरे गिर्द हैं और उसके लंबे बाल हम दोनों को एक सियाह बादल की तरह अपनी लपेट में लिए हुए हैं, जबकि मैं बेबस और चित लेटा हूँ। वो इस पहले दिन नाश्ते के बाद मेरे साथ दश्त की तरफ गई और वापस आने से पहले मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और उसकी रजामंदी हासिल कर ली। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और अपने बोसों के जवाब में उसके बोसे वसूल किए और मुझे ये ज़रा भी अजीब ना लगा कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। वो मेरी थी, या यूं कहिए कि मैं उसका हो चुका था, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के। मैंने उसे बताया कि ये किस्मत थी जो मुझे उसके पास लाई है, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत के बारे में कोई शक नहीं था, और उसने जवाब दिया कि मैंने उसे नई ज़िंदगी बख्शी है। आर्यादनी के मशवरे पर अमल करते हुए और कुछ फितरी शर्मीलेपन की वजह से भी मैंने उसकी माँ को मुत्तला नहीं किया कि हमारे दरमियान मामलात कितनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। लेकिन अगरचे हम दोनों ने जितना मुमकिन हो सका एहतियात से काम लिया, मुझे कोई शक नहीं था कि मिसेस ब्रुनिल देख सकती थीं कि हम एक दूसरे में किस कदर मग्न हैं। मोहब्बत करने वाले छुपाने के अंदाज में शुतुरमुर्ग से मुख्तलिफ नहीं होते। मैं मिसेस ब्रुनिल से उनकी बेटी का हाथ मांगने से नहीं डरता था, क्योंकि वो पहले ही मेरी तरफ अपनी पसंदीदगी जाहिर कर चुकी थीं और मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ राज भी बता चुकी थीं, और इसलिए मैं जानता था कि जहाँ तक समाजी हैसियत का ताल्लुक है, हमारी शादी पर कोई हकीकी एतराज़ नहीं हो सकता था। वो अपनी सेहत की खातिर इस वीरान जगह पर रहती थीं और कोई मुलाजिम नहीं रखती थीं, क्योंकि वो इंसानी आबादी से इतनी दूर कोई मुलाजिम हासिल नहीं कर सकती थीं। मेरा आना माँ और बेटी दोनों के लिए खुशाइंद और बर वक्त था। ताहम वज़ादारी की खातिर मैंने फ़ैसला किया कि अपने इकरार को 1-2 हफ़्ते के लिए मुअख्खर कर दूं और किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार करूं। इस दौरान आर्यादनी और मैंने अपना वक्त मुकम्मल तौर पर बेकारी और ऐशो इशरत के अंदाज में गुजारा। हर रात मैं अगले दिन काम शुरू करने का सोचकर बिस्तर पर जाता। हर सुबह मैं उन परेशान कुन ख्वाबों से निढाल उठता और अपनी मोहब्बत के अलावा किसी चीज़ का होश ना होता। वो हर रोज़ तवानाई होती जा रही थी, जबकि मैं ऐसा लगता था कि मरीज़ के तौर पर उसकी जगह ले रहा हूँ। फिर भी मैं पहले से ज़्यादा जुनून की हद तक मोहब्बत में गिरफ्तार था और सिर्फ उस वक्त खुश रहता जब उसके साथ होता। वो मेरा वाहिद सितारा थी, मेरी वाहिद खुशी, मेरी ज़िंदगी। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, क्योंकि मुझे खुश्क झाड़ियों पर लेटकर उसके चमकते चेहरे और गहरी आँखों को देखना और दूर लहरों का शोर सुनना सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने सोचा कि ये मोहब्बत है जिसने मुझे काहिल बना दिया है, क्योंकि जब तक इंसान के पास वो सब कुछ ना हो जिसकी वो ख्वाहिश करता है, वो घरेलू बिल्ली की नकल करते हुए धूप सेंकने का माइल होता है। मुझ पर जादू बहुत तेज़ी से हुआ था। मेरा सहर भी इतनी ही तेज़ी से टूटा, हालांकि मेरे खून से इस जहर को निकलने में बहुत वक्त लगा। एक रात कॉटेज में मेरे आने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैं आर्यादनी के साथ चांदनी रात की एक हसीन चहलकदमी के बाद वापस आया। रात गर्म थी और चांद अपने पूरे जोबन पर था, इसलिए मैंने अपने बेडरूम की खिड़की खुली छोड़ दी ताकि जो थोड़ी बहुत हवा है वो अंदर आ सके। मैं मामूल से ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मुझ में सिर्फ इतनी ही ताकत थी कि बिस्तर पर निढाल होकर गिरने से पहले अपने जूते और कोट उतार सकूं। मैं मेज़ पर रखे उस मुख्तसर मशरूब को चखे बगैर फ़ौरन सो गया, जो वहाँ हमेशा रखा जाता था और जिसे मैं हमेशा प्यास की शिद्दत से पी लिया करता था। इस रात मैंने एक वहशतनाक ख्वाब देखा।
मैंने देखा कि आर्यादनी के चेहरे और जुल्फों वाली एक देव हैकल चमगादड़ खुली खिड़की से उड़ती हुई अंदर आई और अपने सफ़ेद दांत और सुर्ख होंठ मेरे बाजू पर गाड़ दिए। मैंने इस बला को मार भगाने की कोशिश की, लेकिन कर ना सका, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जकड़ा हुआ हूं और साथ ही एक गुनूदगी भरी लज्जत से सरशार हूं, जैसे जैसे वो दरिंदा एक खौफनाक वारफ्तगी से मेरा खून चूस रहा है। मैंने ख्वाबनाक हालत में देखा कि फर्श पर नौजवान मर्दों की लाशों की एक कतार पड़ी है, जिनमें से हर एक के बाजू पर उसी जगह सुर्ख निशान है जहां वो वैम्पायर उस वक्त मेरा खून चूस रही थी। और मुझे याद आया कि मैं पिछले 15 दिनों से अपने बाजू पर ऐसे निशान को देखकर हैरान हो रहा था। एक ही लम्हे में मुझे अपनी अजीबोगरीब कमजोरी की वजह समझ आ गई, और इसी वक्त दर्द की एक अचानक चुभन ने मुझे मेरी ख्वाबीदा लज्जत से बेदार कर दिया। वैम्पायर ने इस बेताबी में इस रात कुछ ज्यादा ही गहरा काट लिया, इस बात से बेखबर कि मैंने वो नशा आवर मशरूब नहीं पिया था। जैसे ही मैं जागा, मैंने उसे आधी रात के चांद की रोशनी में पूरी तरह अयां देखा। उसकी स्याह जुल्फें बिखरी हुई थीं और उसके सुर्ख होंठ मेरे बाजू से चिपके हुए थे। खौफ की एक चीख के साथ मैंने उसे पीछे की तरफ धकेला। उसकी वहशी आंखों, चमकते सफेद चेहरे और खून आलूद सुर्ख होठों की एक आखिरी झलक देखी। फिर मैं रात के अंधेरे में बाहर भागा, अपने खौफ और नफरत के जेरे असर, और मैंने अपनी दीवानावार दौड़ में तब तक दम नहीं लिया जब तक कि मैंने अपने और मोर पर वाक़े उस लानती काटेज के दरमियान मीलों का फासला न डाल दिया।